हेलो बच्चों, आज आपके सामने ठाकुर फिजिक्स क्लासेस के अंदर एक बहुत ही शानदार बेहतरीन टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ, उसका प्रूफ कहाँ पे मास और एक्सेलरेशन आपस में वेरी करते हैं। क्योंकि आज तक आपने यही सुना होगा कि मास कभी भी वेरी नहीं करता। मैंने इस लेक्चर के अंदर यह भी प्रूफ करके दिया कि मास कहाँ कहाँ पे वेरी करता है। और जो रियल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है F इजकल टू एम डी बी बाई डी टी प्लस V इंटू डी एम अपॉन में डी टी, इस चैप्टर के अंदर आप अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें आप अपने फ़ोन से और दूसरे फ़ोनों से भी, जहाँ पे भी कोई फ़ोन मिले। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, अगर ना लगे तो डिसलाइक करें, पर प्लीज़ प्लीज़ पूरा काम करें। थैंक यू वेरी मच। Good morning dears, welcome in Thakur Physics classes with new topic, that is Newton's second law of motion. लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा इनर्शिया रिलेट करके और उसके न्यूमेरिकल्स किए, जिसमें आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के। आज हमने न्यूटन्स का परफेक्ट लॉ, दैट इज रियल लॉ ऑफ मोशन कह सकते हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू पी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। m और v, m भी वेरिएबल हो सकता है और वेलोसिटी भी वेरिएबल हो सकती है। अब आप में से कुछ ज्ञानी लोग कहेंगे कि सर ने मास को वेरिएबल कैसे कर दिया, मास कैसे वेरी कर सकता है? आज हमारा यही क्वेश्चन है, क्या मास वेरी कर सकता है? अगर मास वेरी करता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ एग्जैक्ट है या नहीं, ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इसके ऊपर है। सेकेंड थिंग, आपको न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं कि इस टॉपिक से ही आपकी मैकेनिक्स की शुरुआत हो रही है। वैसे लास्ट टॉपिक में हो गया था, पर इस टॉपिक में हमें इसे अप्लाई करना है। मैंने एक वर्ड बोला, दैट इज रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों बोला? उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है। ये इसलिए रियल लॉ है कि फर्स्ट लॉ भी न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव होता है, थर्ड लॉ भी न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव होता है। क्लियर? तो सपोज करो कि आपके पास दो मास बॉडी हैं, m1 और m2। इन दोनों के ऊपर एक कॉमन फोर्स या एक फिक्स फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है। मैंने सिचुएशन में कह दिया कि m1 का मास m2 से ज्यादा है, तो जब हम इसे फोर्स देंगे तो इसकी जो स्पीड होगी, इसकी स्पीड भी बनेगी। जब फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड मान लो v1 और इसकी स्पीड मान लो v2, तो इसके अपोजिट रिजल्ट आएगा कि v1 लेस देन टू v2। क्लियर? v1 लेस देन टू v2। ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन है कि देयर आर टू मास ऑफ बॉडीज m1 एंड m2 where m1 is greater than m2, applying a constant force they get a speed v1 and v2।
तो हमने नोटिस किया होगा जो लाइटर मास की बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन सभी के लिए न्यूटन्स ने एक लॉ बनाया, दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp आवर में dt, मोमेंटम is directly proportional to the applying external force. तो F is equal to K dp आवर में dt। क्लियर? ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ को अब हम एक फॉर्म में भी बनाते हैं। सपोज करो कि ये मास है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। दूसरा, जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? v। तो इनिशियल m इंटू यू, फाइनल m इंटू v। तो हमने क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन में टाइम क्या बन जाएगा? m v माइनस u अपॉन में t, वेयर v माइनस u अपॉन में t दैट इज एक्सेलरेशन। तो m इज इक्वल टू क्या बन गया बेटे? a। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। दिस लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन। नोट कर लो बेटे, शाबाश। नोट कर लिया? अभी हम इसके बारे में बेसिक पढ़ रहे हैं बेटे। हियर वी हैव F इज इक्वल टू dp ओवर में dt, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो F d अपॉन में dt, m इंटू v। तो F इज इक्वल टू m dv अपॉन में dt। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में फोर्स m इंटू एक्सेलरेशन। मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपको पढ़ने के लिए यही मिलेगा। अब ये जब मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, तो आपको मन की तसल्ली तो हो गई कि भी हमने सही कर दिया। अब मैं इसको आपको एक बहुत नए ढंग से पढ़ाने जा रहा हूं कि वी हैव F इज इक्वल टू dp अपॉन में dt फ्रॉम डिफरेंशिएशन वे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही एक क्वेश्चन दे दिया कि क्या मास वेरी कर सकता है। अगर मास वेरी कर सकता है तो कहीं ना कहीं न्यूटन का सेकंड लॉ ये वहां पे, अगर मास वेरी करता है तो ये वाला तो नहीं लगेगा लॉ, वहां पे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमने यही चेक करना है। चलिए, तो F dp अपॉन में dt m इंटू v।
अब आपने u इंटू वी पढ़ा हुआ है, d अपॉन में dt, u इंटू वी, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए m dv अपॉन में dt, v du अपॉन में dt। ये न्यूटन का वो लॉ है या वो एक्सप्लेनेशन है जिसमें आप कभी भी मार नहीं खा सकते। ये कब लगता है? जब मास वेरिएबल ना हो। ये कब लगता है? जब मास वेरिएबल हो। अब ये इन दोनों का एक्सपेंड फॉर्म है। देखिए अब मास वेरी कहां कहां करता है, दो जगह पे आपको फील करवाता हूं। सपोज करो आपने रॉकेट प्रोपल्यूशन की बात सुनी होगी कि मान लो ये आपका रॉकेट है जिससे आपने घूमने जाना है आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है? रॉकेट प्रोपल्यूशन, तो इसका मास m है। क्लियर? जैसे ही रॉकेट ऊपर उड़ने लगेगा, ठीक, तो इसमें से यहां से गैस एग्जॉस्ट होगी, ठीक। जब गैस एग्जॉस्ट होगी तो यहां से क्या निकलेगी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मास, इन द फॉर्म ऑफ मास। तो यहां पे आप देखिए, हम मानते हैं कि स्मॉल मास क्या है? गैस के फॉर्म में निकल गई। तो अब यहां पे क्या चेंज हुआ? m चेंज हुआ। तो आप यहां पे मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहां पे आप क्या लगाएंगे? F इक्वल टू dp अपॉन में dt। क्या लगाएंगे? F इक्वल टू dp अपॉन में dt, ठीक है। इसकी और जगह पे देखिए, इसका दूसरा केस, आपने फोटोन सुना होगा। केमिस्ट्री में अभी एंट्री हो जाएगी, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है? h इंटू न्यू। स्पीड ऑफ फोटोन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। v इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। तो अब आप समझिए इसको, एक फॉर्मूला है m इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस वी स्केयर अपॉन में c स्केयर। यहां m क्या है? m यहां पे रियल मास है, m नॉट यहां पे क्या है? रेस्ट मास है। क्लियर? m यहां पे रियल मास है, m नॉट यहां पे रेस्ट मास है। अब रेस्ट मास, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द पार्टिकल विच एग्जिस्ट फ्रॉम देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेस्ट पॉइंट, दैट इज रेस्ट मास। तो यहां पे ये मास वेरी कर रहा है, किसके केस में? फोटोन के केस में। फोटोन का, फोटोन्स रेस्ट मास is 0 and real mass इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। कैसे? देखिए v इक्वल टू c है, v से c कट गया, 1 1 माइनस 1 0, तो समथिंग अपॉन में 0, तो m क्या आ गया? 0 आ गया, सॉरी इनफाइनाइट आ गया। अगर m नॉट निकालना है
तो 1 माइनस 1 इधर आ जाएगा 0, तो रेस्ट मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए, शाबाश। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहां पे न्यूटन के सेकंड लॉ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दो पार्ट इसलिए, उसने ये बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो वो फोर्स के कारण उसमें होने वाला क्या क्या है, वो दो पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट फर्स्ट वन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। तो F हो जाएगा K dp अपॉन में dt। इसको आप सॉल्व करेंगे जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट पॉइंट में शो कर दिया, K इक्वल टू m इंटू ए, वेयर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1। आपके दिमाग में आएगा K 1 क्यों है? अगर हम मास को 1 यूनिट मान ले, एक्सेलरेशन को 1 यूनिट मान ले, फोर्स को 1 न्यूटन मान ले, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाने वाले फोर्स को उसके मास और उसकी वेलोसिटी के मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख रहा हूं। तो द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मास m हो और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। मैंने इसी ऑब्जेक्ट को, मास m वाले को, और फोर्स दे दिया, और फोर्स लगा दिया, तो v, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, अकॉर्डिंग टू दिस अप्लाइड फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस अप्लाइड फोर्स। तो मेरा कहने का जो मतलब है, आप ये समझिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भी न्यूटन सेकंड लॉ को हम दो बातों में पढ़ रहे हैं। एक तो उसका मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक उसका मोमेंटम डिपेंड करता है अप्लाई किए हुए फोर्स पर, कि वो कितना फोर्स लगा रहा है और उसको किस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। क्लियर? तो नोट कर लीजिए बेटे सारा फटाफट। अब इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। क्लियर? या आप कह सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। You have F, तीन एक्सिस आपके पास कौन कौन सी हैं? X, Y एट दैट इज Z। Z के लिए K कैप, X के लिए I कैप, Y के लिए G कैप। ये तीन कंपोनेंट्स आपके पास बन गए। F वेक्टर, F वेक्टर के लिए Fx I कैप, Fy J कैप, Fz K कैप। क्लियर? तीन वेक्टर फोर्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए। इसके बाद P वेक्टर, Px I कैप, Py J कैप, Pz K कैप। इसके न्यूमेरिकल है बेटे। V मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास हो गई dB अपॉन में dt, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन।
तो आप एक्सेलरेशन ही काउंट कर लो, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। ओके है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि P को अगर एक्सपेंड करते हो, P इजकल टू मास इनटू वेलोसिटी dv अपॉन में dt। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और dv अपॉन में dt क्या है हमारे पास? दिस इज एक्सेलरेशन। तो एफ नेट की बात करेंगे, आप जब भी बात करेंगे एफ नेट, एफ एक्स एफ वाई प्लस एफ जेड की कैप। क्लियर? एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स को अगर लिखेंगे तो आप डी अपॉन में डी टी पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप। पी क्या हो जाएगा? एम बाहर, मास इंटू वेलोसिटी, तो डीबी अपॉन में डी टी एक्स एक्सिस के लिए ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो ये आया हमारे पास एफ नेट इन वेक्टर फॉर्म। नोट कर लो। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। सपोज वी हैव टू masses body m1 and m2, where m1 is greater than m2. This is m1 and this one is m2. Applying constant force F, these two forces सेम, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? एक इसका एक्सेलरेशन a आएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? a2 आएगा। क्लियर? तो अब आप यहां देखिए आपके पास रिजल्ट क्या बन रहा है? F इजकल टू m1 a1 m2 a2। तो देयरफॉर आप इसे और क्या लिख सकते हैं? m1 बाय a1 m1 बाय m2 और a2 बाय a1। क्या बता रहा है कि m1 अगर मास ज्यादा है तो a1 लेस देन a2। ये बता रहा है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको मिला हुआ कांस्टेंट फोर्स से एक्सेलरेशन है, उसका कांस्टेंट फोर्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। बेटे आपको थ्योरी इसलिए, कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल करने में आपको अच्छा रहेगा। तो ये मास के कारण, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्स ए, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? F अपॉन में m। दिस इज इनर्शियल मास, दिस इज इनर्शियल मास। आप पहले ये नोट करेंगे फिर ये करेंगे कॉपी पे, मैंने ये समझा दिया है। द मास ऑफ ए बॉडी गिव्स अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस or the opposition to a given force that tends to a change of velocity। मतलब
कि जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कम होगा। दैट m इज इक्वल टू f अपॉन में a, दैट m इज ए इनर्शियल मास, और ये इसको हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नोट कर लो बेटे, शाबाश, नोट करिए। आइए आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, किसके ऊपर? न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। और आपको इस डेरिवेशन के अंदर मैं साथ साथ न्यूमेरिकल भी, साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी और फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी बताने जा रहा हूं। सपोज करो कि देयर इज वन ब्लॉक हैविंग मास m, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F। आपको क्या क्या स्टेप सीखना है? FBD डायग्राम, सेकेंड R नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फोर्स, मास, एक्सेलरेशन में से कुछ भी कैलकुलेट करना, और एंगल एंड इट्स कंपोनेंट। क्लियर? ये चार बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है। मास दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप इसका FBD बनाएं। मास को एक पॉइंट बना लें, तो ये बॉडी ना तो नीचे जा रही है, तो नीचे की ओर इसका क्या आएगा बेटे? mg। क्लियर? ऊपर की ओर क्या जाएगा इसका? नॉर्मल रिएक्शन। अब आप एक बात सोच लीजिए, ना बॉडी नीचे आ रही है ना बॉडी ऊपर जा रही है, इट मीन्स दीज टू फोर्स आर बैलेंस विद ईच अदर। तो R इक्वल टू क्या हुआ? m इंटू जी। अब फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो F, तो अगर फोर्स इधर है तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा। क्लियर? तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको A निकालना है, M निकालना है या F निकालना है, तो आप सब कुछ यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? समझ आया? तो दिस वन इज ए यूर रिजल्ट। चेक करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अभी नहीं हुआ। नोट करो, शाबाश। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। सपोज करो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और मास इसका क्या दे दिया? 5 kg। आपको कैलकुलेट करना है R और आपको कैलकुलेट करना है A। ठीक है, शाबाश। नोट कर लिया होगा? चलिए नेक्स्ट। अगर देखो ये ब्लॉक एक सरफेस पे पड़ा है, जिसका मास m है, इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है F1, इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है F2। क्लियर? एक तो आपको R निकालना है, एक आपको क्या निकालना है बेटे? एक्सेलरेशन। जबकि दिया क्या हुआ है?
F1 F2 से ग्रेटर है, ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां देखिए सबसे पहले FBD डायग्राम क्या करना है, मास को मैंने पॉइंट मानना है, बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, mg r, ठीक। पहला क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्यूशन भी आप लेते जाएं। r इक्वल टू क्या आ जाएगा mg, ठीक। F1 किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। F2 किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। ग्रेटर कौन सा है भाई, F1, तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, तो आप क्या लिखेंगे, ये m है, F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू m इंटू a चाहिए, तो F1 माइनस F2 ओवर में m, दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर, नोट करो, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये सब क्वेश्चन SC वर्मा बुक से हो रहे हैं। अब मान लो आपको मैं इसका न्यूमेरिकल बना के दूं, तो दिस वन इज ए 5 kg, दिस वन इज ए 10 न्यूटन, दिस वन इज ए 5 न्यूटन। अब आप इसे करें, ये आपने ये कॉन्सेप्ट बनाने के बाद ये न्यूमेरिकल करना है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट था। अब इस कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम। कंपोनेंट्स के लिए आइए कि सपोज करो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने m मास का, क्लियर, और एक फोर्स लगा दिया मैंने F1 या F लगा दिया, ओके। किस एंगल पर, थर्टी 7 डिग्री पे, ठीक। कहता है R निकालें, फिर कहता है A कैलकुलेट करें, R और A कैलकुलेट करें। तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक एंगल पे लग रहा है, तो एक कंपोनेंट तो इधर रिजॉल्व होगा बेटे, दैट इज Fx, और एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व होगा Fy। क्लियर, समझ आ रहा है। इसका वेट कहां आएगा, नीचे की ओर, और R कहां जाएगा, ऊपर की ओर। अब आप सोचिए कि इस मास को ऊपर की ओर दो फोर्स ने बैलेंस किया है इस वेट से। तो सबसे पहले आप FBD बनाएं, M नीचे आया इसका बेटे mg, ऊपर क्या गया r, एक इसके साथ ऊपर की ओर कौन सा फोर्स है बेटे, Fy। तो सॉल्यूशन में समझिए r प्लस Fy इज इक्वल टू क्या आया, mg। तो r की वैल्यू mg माइनस Fy, तो आप वेल नोन है
एफ एक्स होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ इंटू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ इंटू साइन थीटा। नोट करो शाबाश। हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एम जी एफ साइन थीटा। ठीक, आर, देखिए आर निकल गया बेटे। बॉडी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, एफ एक्स। तो एफ इंटू कॉस थीटा, तो एफ इंटू कॉस थीटा एम इंटू ए, तो ए क्या आ जाएगा, एफ इंटू कॉस थीटा ओवर में एम। नोट करो शाबाश। क्लियर। इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं। cos 37 हर लेक्चर में बता रहा हूं, ये कंपोनेंट होते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई। अब इसका कोई रोल नहीं है। 37 डिग्री का होता है 3, 4, 5। 53 का होता है 4, 3 एंड 5। ठीक है। मान लो एफ कितने न्यूटन हो गया आपका, 10 न्यूटन। मास कितना हो गया, 5 kg। अब आप इसे करें, ये इसका थर्ड कॉन्सेप्ट हुआ बेटे। फोर्थ देखें, नोट कर लिया। देखिए, दिस वन इज ए वन ब्लॉक, having mass m, f टेन न्यूटन। थीटा 37। आपको मैं ये कॉन्सेप्ट में बना के देता हूं, F1 आपने साथ साथ इसको कर लेना है। 10 न्यूटन। एक फोर्स ये लगा दिया मैंने 5 न्यूटन एट एन एंगल 53 डिग्री। ठीक, सेम वही क्वेश्चन, आर और ए ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले आप एफबीडी के ऊपर वर्क करेंगे बेटे। एफबीडी क्या बोलती है, नीचे की ओर वेट। इसको मान लो F1, तो ये हो गया आपका F2। ऊपर क्या गया, नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल पे लग रहा है, तो ये नीचे की ओर है, तो बेटे फोर्स अंदर की ओर आएगा। अगर ये बाहर की ओर होता फोर्स, तो ये भी एरो बाहर की ओर होता। F2 साइन थीटा। ठीक, F1 cos 37 53 ये भी अंदर की ओर है, तो ये भी फोर्स नीचे की ओर आएगा। F1 साइन 37। F1 की वैल्यू दी हुई है, F2 की वैल्यू दी हुई है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर हम मूव करते हैं।
दिस वन इज ए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। नीचे की ओर क्या जा रहा है, mg, ऊपर की ओर क्या जा रहा है बेटे, नॉर्मल रिएक्शन। पर ये दोनों फोर्स नीचे जा रहे हैं, इस आर्क को अपोज कर रहे हैं, तो नीचे की ओर हो गया F1 sin 37, F2 sin 53। मतलब ये दोनों तीनों नीचे की ओर, एक अकेला ऊपर, तो एक रिलेशन तो ये बन गया आपका R इज इक्वल टू F1 sin 37, F2 sin 53 प्लस mg। R निकल जाएगा, F1 क्या है 10 sin 37 3/5, F2 क्या है 5 sin 4/5, mg, m आपको मान लो मैंने 10 kg का दे दिया, हो गया। अब दूसरी बात, यहां देखिए आपका F1 cos 37 इधर आ रहा है, और F2 cos 53 इस तरफ आ रहा है। अब आपने देखना है कि एक्सेलरेशन कहां करेगा, तो देखो F2 5 है, cos 3/5, 5 से 5 गया तो 3 न्यूटन आ गया, ओके। यहां देखिए F1 कितना है 10, cos 37 होता है 4/5, 2, कितना आ गया 8 न्यूटन। तो ये हुआ 8 न्यूटन, ये हुआ 3 न्यूटन। ये इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, तो बॉडी एक्सेलरेट किस तरफ करेगी, इस तरफ करेगी। तो आप एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, F1 cos 37 माइनस F2 cos 53 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से आप शायद एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 3, क्लियर। मास आपके पास 10 है, तो एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे, नोट करिए, शाबाश। देखिए कि एक बॉडी है इस तरह से, क्लियर, जिसका मास m है, वो x एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, 80 क्यूब BT स्क्वायर माइनस CT, where x is position along x-axis in meter, and time t in second. Then find the force in Newton. क्लियर। तो सबसे पहले वेलोसिटी dx अपॉन में dt, तो d अपॉन में dt x 80 क्यूब प्लस BT स्क्वायर माइनस CT, 380 स्क्वायर
plus 2 bt minus c. This one is a velocity. Acceleration dB upon में dt, तो d upon में dt 380 स्क्वायर प्लस 2 bt माइनस c कितना आ जाएगा, 680 डेरिवेटिव कर रहे हैं प्लस 2b c क्या आ जाएगा 0। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m एक्सेलरेशन क्या आया 6a प्लस 2b, दैट इज एक्सेलरेशन इन न्यूटन। ओके, नोट करो, शाबाश, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, शाबाश। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए, लास्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। कि सपोज करो कि यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास मैंने आपको 1000 kg दे दिया, ठीक। इसको मैं इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स दे रहा हूं, इसको पुश करने के लिए, इस डायरेक्शन में पुश करने के लिए एक फोर्स दे रहा हूं। दैट फोर्स इज ए फॉरवर्डिंग फोर्स कह सकते हो, 1000 न्यूटन का। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, जिस चीज को मैं पुश करना चाहूंगा वो उतना मुझे क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। दैट रिटार्डिंग फोर्सेस मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन कह सकते हो, 500 न्यूटन। कितना है, 500 न्यूटन। तो नेट फोर्स की बात करें तो एक्शन फोर्स रिटार्डिंग फोर्स से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो इसी साइड करेगा भाई। तो F अप्लाइंग माइनस F रिटार्डिंग, तो 1000 न्यूटन माइनस 500, तो 500 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। कितने का, 500 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। कहता है कि फाइंड its velocity, find its final velocity at 10 second, find its final velocity at 10 second। तो देखिए, वेलोसिटी के लिए आपको फॉर्मूला नोन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो जीरो हो गया इनिशियल, ए आप कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 500 मास कितना है बेटे, 1000 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई, 500 अपॉन में 1000, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम अपने टारगेट की तरफ चलेंगे। नाउ
वेलोसिटी v। तो v इज इक्वल टू होता है बेटे u प्लस at, u 0, हाफ टाइम कितना है बेटे 10 सेकेंड, तो 5, तो v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये था बेटे आज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के हम 2 चैप्टर और बनाएंगे, उसमें कांटेक्ट फोर्स के न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन और ग्राफिकल न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें। लेक्चर देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए।